हेलो दोस्तों, एनआई लीगल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पूरी जनता को जागरूक के उद्देश्य से करने के उद्देश्य से ये सीरीज चला रहे हैं एनआई लीगल की। इसमें हमारे अधिवक्ता भाई लोग जो कि अपनी अपनी लाइन में एक्सपर्टाइजेशन रखते हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज हमने आमंत्रित किया है अपने साथ में हमारे एनआई लीगल के साथी जो डीआरटी के मामलों के एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट आकिब खान साहब से। तो वकील साहब, स्वागत है आपका जी हमारे शुक्रिया में। आप सभी का। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि ये डीआरटी कोर्ट क्या होती है, डीआरटी का प्रोसेस कैसे होता है? डीआरटी जो है वो बनाया क्यों गया, सबसे पहले आप ये समझिए डीआरटी आया क्या। डीआरटी एक अलग ही कोड बनाई गई है जिसका फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी है, जिसका पर्टिकुलर काम क्या है कि वो जो बैंक लोन है, जो बैंक का लोन है, जब फॉरवर्ड नहीं दे पा रहा है तो फिर बैंक वहाँ डीआरटी को अप्रोच करता है और अपने लोन की रिकवरी के लिए सूट पाए। उसी तरह से बोरोवर्स के कुछ राइट्स होते हैं, जिन राइट्स को लेके बोरोवर डीआरटी जाता है कि सरफेसी की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करने के लिए बोरोवर के पास राइट होता है कि वो डीआरटी जाए, डीआरटी जाके सेम चीज को चैलेंज करे। और इसका एक मकसद और भी है डीआरटी को बनाने का। डीआरटी को बनाने का जो मकसद है कि वो मुकदमों का जो ड्यूरेशन है, कि आप सिविल कोर्ट में कोई केस फाइल करिए, वो केस 20 साल चल रहा है। डीआरटी का जो मेन मोटिव था ये भी था कि इन मुकदमों को जल्द से जल्द डिस्पोज किया जाए, डिसाइड कराया। तो दर्शकों को समझाने के उद्देश्य से वकील साहब एक चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए कि कोई जो है उपभोक्ता है जिसने लोन ले रखा है और मान लीजिए उसकी पहली किस्त आज से बाउंस हुई, तो आज से लेके और डीआरटी के बीच तक क्या क्या लीगल राइट्स बैंक के पास में है या उस बंदे के पास में? अभी मामला डीआरटी ये तक नहीं समझना पहुंचा। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए या किसी भी बोरोवर के लिए या किसी के लिए हो कि ये मामला अभी कहाँ पे है। जी, अभी आपने जैसे हमसे पूछा कि किसी का पहले किस्त आज बाउंस हुई है, हाँ, तो पहली किस्त बाउंस हो जाती है तो फिर बोरोवर के पास तो कोई राइट नहीं है कि वो कहीं भी जा सके अपनी बात को कहने। अब वो किस्त क्यों बाउंस हुई है ये भी देखना जरूरी है कि क्या भाई क्या ऐसी उसके साथ बीमारी आ गई, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जिसकी वजह से उसने बैंक का लोन नहीं अदा किया है। ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो बैंक का पैसा ले और नहीं देना चाहता। कुछ ना कुछ ऐसे किसी के साथ हादसे हो जाते हैं जिस वजह से लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं। होता क्या है कि जैसे ही आपका कोई लोन डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट करने के बाद बैंक के राइट सबसे पहले खुलता है। बैंक आपको रिकॉल नोटिस भेजता है, जिसको हम लोग कानूनी भाषा में कहते हैं सर्फेसी एक्ट की 13(2) की नोटिस बैंक आपको सबसे पहले भेजता है। आपके पास रेमेडी होती है, आप चाहे बैंक से सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन तब आप डायरेक्ट बैंक से ही बात करेंगे, तो आप किसी कोर्ट में कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। आप डायरेक्ट बैंक से बात करेंगे कि साहब हमने आपसे 10 लाख रुपए का लोन लिया था, 50 लाख रुपए का लोन लिया था, हम आगे नहीं दे पाएंगे, मेरी ये हालत है, तो कुछ ये अमाउंट है, ये चीजें हैं, इस पे आप मेरा अकाउंट क्लोज कर दीजिए और आगे इस चीज को हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। कितनी किस्त बाउंस होने के बाद में फिर आपकी पहली किस्त आज बाउंस हुई, अच्छा, अब आप डिफॉल्टर नहीं कहलाएंगे ना। आज ही आपकी किस्त बाउंस हुई, आप डिफॉल्टर नहीं, लगातार आपने 3 महीने तक किस्तों को डिफॉल्ट किया और आपका खाता एनपीए हो गया। उसके बाद 13(2) की नोटिस आती है, ये बैंक की तरफ से उपभोक्ता को, बोरोवर को। फिर उसके बाद क्या होता है, बैंक अपने लोन के लिए आपके प्रपोजिशन नोटिस देता है, फिर वो आगे और कार्रवाई करता है। तो 13(2) की नोटिस अगर मान लीजिए किसी बारोवर को मिलती है, जी हाँ, तो क्या उसको इसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लेकिन उसका जवाब देना या नहीं देना कोई वो नहीं है। अब 13(2) की नोटिस आई है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपकी ये किस्त बाउंस हो गई, आपको बैंक का पैसा देना है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आपको ये बताना है जो हाँ आपने रिकॉल नोटिस दी, मेरे पास अभी इंतजाम नहीं हो पाए हैं, या हम आगे इतने दिन में आपको पैसा वापस कर देंगे। 13(2) की नोटिस से मतलब इतना है। लीगल टर्म्स में मतलब कि अगर जवाब देने से या ना देने से, लीगल टर्म्स में अगर मान लीजिए बारोवर केस को आगे प्रोसीड करता है, हाँ, या अपना रिप्लाई जो है डीआरटी कोर्ट में या कोर्ट में देता है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। 13(2) के ऊपर आप नहीं किसी दोस्त को नहीं आप डायरेक्ट बैंक से ही बात करें। ओके। अच्छा, ये मुझे बताइए कि बैंक जो है वो अपना मैटर जो है वो डीआरटी कोर्ट क्यों ले जाता है? वो सिविल कोर्ट या बाकी कोर्ट में जो है वो अप्लाई नहीं करता? असल में वो बना ही जो डीआरटी है, जो बना ही ट्रिब्यूनल है, वो बैंक के लिए ही बना है। जी, कि बैंक अपने सिक्योर्ड लोन के लिए डीआरटी को अप्रोच करेगा। जी, ठीक है, कब करेगा?
सरफेसी में बैंक नहीं जाएगा, जी बैंक अपने आरडीबीआई में जाएगा प्रोसीडिंग के लिए। जी बैंक आपके ऊपर ओए फाइल करेगा, ओए के डिस्पोजल में ये आएगा कि हाँ ठीक है, इनके ऊपर रखने का अमाउंट बन रहा है। हाँ फिर उसके बाद उसकी आरसी प्रोसीडिंग शुरू होगी। जी जी। तो इसलिए बैंक डीआरटी को अप्रोच करता है। इसमें क्या कोई कुछ अमाउंट का भी होता है कि जैसे कि कुछ अमाउंट नीचे बैंक जो है वो पहले अलग अलग क्राइटेरिया है, रिपोर्ट हो जाता है? नहीं। अलग अलग क्राइटेरिया है जी जी कि आप कहाँ तक डीआरटी जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। अगर हम इस पे हम लोग चलेंगे हाँ। तो ये बहुत लंबा बात सिलसिला रहेगी, होगा हाँ, बात कि रहेगी। हम बोरोवर्स के राइट की बात कर रहे हैं, हाँ तो हम नहीं, बोरोवर्स 20 लाख का कुछ ऐसा है वो- कि हाँ आपके लिए हाँ, अच्छा। आप बोरोवर के साइड borrower। से बात करें, हाँ हाँ क्योंकि बोरोवर की साइड से बात करेंगे तो फिर सरफेसी में बात करेंगे। सर्वे की बात करेंगे। बिल्कुल। हम लोग अभी बोरोवर के साइड से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बारोबार जो है अभी तक लोन नहीं चुका पाया, मामला बैंक डीआरटी ले जा चुका है, बैंक डीआरटी आप बारोबार जो है अपने केस को कैसे प्रोसीड करेगा? अब ये देखने वाली बात है कि बैंक जो डीआरटी अपना केस लेके पहुंचा है, हाँ उसमें बैंक क्या कह के आया है कि लोन में सिक्योरिटी है, कहाँ पे है, ट्रेस आउट हुई है, नहीं हुई है, क्या बैंक ने सरफेसी की प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया है, नहीं किया है। अच्छा क्योंकि बैंक सरफेसी की प्रोसीडिंग अलग इनिशिएट करता है। अच्छा जी, जी ऐसा नहीं है कि बैंक सरफेसी की प्रोसीडिंग छू नहीं सकता है, बैंक के लिए ही घूमना हुआ है। उसमें कुछ राइट्स बोरोवर को दिए गए हैं कि सरफेसी को जहाँ वो चैलेंज कर सकता है बोरोवर। सरफेसी एक्ट में मान लीजिए बैंक को डिसीजन बैंक के फेवर में होता है जी हाँ, और उसके साथ में बैंक डीआरटी भी चला जाता है, तो क्या बारोबार इस पे कुछ अपना आर्गुमेंट या काउंटर पेश कर सकता है कि हमें दो तरफ से सामना करना पड़ा लीगल बैटल का? देखिए ऐसा है कि सरफेसी में बैंक का फेवर का ऑर्डर है वो, जी यानी आपका कहना है कि सेक्शन 14 जो है वो बैंक के फेवर में आ गया इम्प्लीमेंट हो गया और आपके मकान पे कब्जे के लिए जी ऑर्डर मिल गया है। जी अब आप क्या करेंगे, आप फौरन डीआरटी जाएंगे, डीआरटी में आप अपनी एसए फाइल करेंगे। ऐसे फायदा है, ठीक है। जब आप अपनी एसए फाइल करेंगे उसमें आप सारी चीजों को चैलेंज करेंगे, सारी ऑर्डर गलत हुआ है, मेरी बात सुनी नहीं गई है, तमाम चीजें हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सेक्शन 14 के कोर्ट हैं सब जो है वहां पे सारी चीजों को नहीं कंसीडर कर पाते हैं और मामला बैंक के फेवर में हो गया। अब उसी के साथ साथ बैंक ने क्या किया, ओए भी फाइल कर दिया उसी पर्टिकुलर बोरोवर के ऊपर, तो बिल्कुल बैंक उसके खिलाफ ओए भी फाइल कर सकता है। इस सूरत में आपको ये करना है कि आप जल्द से जल्द अपने काउंसिल से मिले, काउंसिल से मिलकर उसमें आप वकालतनामा फाइल करें और जो बैंक ने ओए फाइल किया है उस ओए में आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें। क्या बारोबार जो है वो बिना किसी वकील को अपॉइंट अपनी तरफ से किए डीआरटी में अपना मैटर खुद भी प्रोसीड कर सकता है? देखिए हाँ बिल्कुल ऐसा है कि आप अपना मुकदमा खुद भी डीआरटी में फाइल कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से आप कहीं भी डिफीट कर जाए, इसलिए आप तो क्या डीआरटी में मान लीजिए बारोबार के खिलाफ फैसला होता है, डीआरटी नहीं हमारे खिलाफ होगी। हाँ, तो अब उसके बाद वो बारोबार कहाँ किया जा सकता है? क्योंकि बोरोवर के पास राइट बचता है डीआरटी को हाँ अपील में जाने, इसकी सेपरेट अपील है, अपीलेट कोर्ट है जहाँ पे आप अपनी अपील लेके जाएंगे। जैसे अभी हम लोग लखनऊ में हैं तो हमारा जुरिडिक्शन इलाहाबाद लगेगा, हाँ इलाहाबाद में हमारी डीआरटी, वहाँ पे हम अपनी अपील को लेकर आते हैं और सेम चीज़ को वहाँ चैलेंज करेंगे। मतलब डीआरटी के बाद में डीएआरटी डीआरटी में डेप्थ रिकवरी अपीलेट कोर्ट ट्रिब्यूनल में ये ऐसा जैसे यूपी में मान लीजिए कहाँ पे इसका इलाहाबाद। इलाहाबाद में। और कितने डीआरटी यूपी में भी संचालित हो रहे हैं? डीआरटी को कितनी है यूपी में? लखनऊ इलाहाबाद लखनऊ और इलाहाबाद में दो जगह, मतलब पूरे प्रदेश के लोगों का मैटर है, तो या तो इलाहाबाद जाएगा। या वो क्या ऐसा जो डिसीजन जैसे इलाहाबाद सॉरी हाईकोर्ट की संयोजन के हिसाब से या कुछ हद तक हाईकोर्ट के हिसाब से है। हाँ जी हाँ, कुछ हद तक हाईकोर्ट के हिसाब से। अच्छा, ये वकील साहब इसमें हाईकोर्ट का क्या जी इन्वॉल्वमेंट हाँ, होता है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये कि हाईकोर्ट का क्या रोल होता है हाँ बैंक के मामलों में। हाँ देखिए ऐसा है कि जब आपके खिलाफ कोई बैंक की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो, सपोज सेक्शन 14 आपके खिलाफ हो गया, अब आपके पास पहला राइट क्या है, आपके पास पहला राइट है डीआरटी, फिर उसके बाद है डीआरएटी, डीआरएटी में भी अगर आप डिफीट कर लें तो फिर आप करते हैं, तब आप हाईकोर्ट जाएंगे। अगर किसी किसी सर्कमस्टांसेस में आप जा सकते हैं, किसी किसी केसेस में आप जा भी सकते हैं वो। अच्छा, मान लीजिए वकील साहब जैसे कि डीआरटी में किसी बारोबार के खिलाफ जो है फैसला होता है, अब वो डीआरएटी में जाता है, तो क्या कुछ उसको इनिशियल अमाउंट जो है वो जाके ही वो मतलब प्रोसीड कर सकता है या विदाउट कुछ अमाउंट उसको सबमिट किए जो है वो आगे प्रोसीड कर सकता है?
ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे ही आपके खिलाफ DRT में कुछ कोर्ट से वाक़ई हाँ। आप जैसे ही अपील में जाएंगे अच्छा, आपको 25% इंतजाम करना पड़ेगा 25% वो अमाउंट जो कोर्ट ने जो डिसाइड किया, आपका 13(2) में आया था, 13(2) में जो अमाउंट है, जो रिकॉल नोटिस में अमाउंट आया था अच्छा, उसका 25% का आपको इंतजाम करना पड़ेगा और वो 25% देकर ही आप अपीलेट में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए DRT कोर्ट ने उस अमाउंट को मॉडिफाई किया हो उसको प्लस नहीं, माइनस, ऐसा नहीं होता नॉर्मली। और रेयर केसेस में ऐसा होता अच्छा, है। तो वो 25% जो है वो आपका कोर्ट में क्या सबमिट हो जाएगा वो या सबमिट हो जाता बैंक है, को चला जाएगा? नहीं, वो कोर्ट में सबमिट हो जाता है, ऐसे जब का आपका वहाँ से डिस्पोजल होगा हम्म, तो वो उसी में एडजस्ट कर लिया ओके, जाएगा। मतलब एज श्योरिटी मनी टाइप में। जी हाँ। अच्छा, DRT कोर्ट में जाने के लिए कोर्ट फीस का भी थोड़ा सा बता दीजिए रसूखों की जो है क्या प्रावधान रहता है, कितना % देना पड़ता है? DRT में कोर्ट फीस जो है, हाँ, देखिए DRT की जो कोर्ट फीस है वो 500 रुपये पर लाख बोरोवर की साइड से, 13(2) के हिसाब से, बोरोवर की साइड 12 से की साइड से। 500 रुपये पर लाख, अच्छा, 10 लाख रुपये तक आपको 5,000 रुपये देना है। ओके, उसके ऊपर जब आप पहुँचते हैं तो आपको 250 रुपये पर लाख देना है। 250 रुपये पर लाख, 250 रुपये। पहले 500 रुपये पर लाख। हाँ, 500 रुपये पर लाख के हिसाब से आपको 10 लाख रुपये जो अमाउंट है उसमें 5,000 रुपये फिक्स आपको देना है। ओके, उसके बाद 11 अगर हो जाता है तो 5,000 प्लस 250। तो अगर 15 लाख का मामला है जी हाँ, जी हाँ। तो मोटा मोटा इसको समझिए कि 500 के हिसाब से 5,000 रुपये कोर्ट फीस 10 लाख 10 की हो गई, हाँ, जी हाँ, वो- और 2,500 रुपये हो गई जी। आपकी जो है दोनों 7,500 जी 7,000 रुपये फीस हो गई। ये कोर्ट में मतलब कोर्ट फीस पर जमा हो। बिल्कुल सही। अच्छा, मान लीजिए किसी बारोवर की जो है वो NPA डिक्लेयर हो जाता है और उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच्ड है या व्हीकल अटैच्ड है, तो क्या बैंक के पास फॉरन राइट होता है उसको जो है अपने पोजीशन उसको लेने का या? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, लोन के डिफॉल्ट होते ही बैंक के चार्ज नहीं क्रिएट होते। हाँ, लोन डिफॉल्ट के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है 13(2). 13(2), ठीक है, 13(2) के बाद मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा था 13(4). 13,000, उसका मतलब होता है सिंबॉलिक पोजीशन, ठीक कि है, आपकी प्रॉपर्टी पे हमने आज सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया। ठीक है, इसके साथ में हम सब इसे प्रोसीडिंग शुरू करेंगे ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ बैंक सेक्शन 14 उसमें हम जब वो डिसाइड होगा तो हम आपकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो 13(2) की नोटिस को मोटा मोटा ये समझा जाए कि एक तरह से इंटीमेशन होता है, 4 का मतलब ये है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे सिंबॉलिक पोजीशन लेना चाहता है। तो ये दोनों में गैप कितना होता है 13(2) 4 में? देखिए, पहली नोटिस आपके बाद आती है 90 दिन के बाद, 90 दिन के बाद आती है, ठीक है, फिर दूसरी नोटिस आपकी आती है 13(2) का जब ड्यूरेशन पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद आपके पास 13(4) की नोटिस आती है। फिर 13(4) का जब ड्यूरेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो बैंक आपके खिलाफ से किसी भी प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर्ली इनिशिएट करता तो मोटा मोटा ये समझा जाए कि डिफॉल्ट होने के 90 दिन के बाद में 13(2) की नोटिस आएगी, है। जी हाँ, जी। फिर और उसके उसके बाद में 13(4) की आएगी, सेक्शन फिर आगे सीधे। 14 जी हाँ, सेक्शन अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि सरफेसी एक्ट और DRT एक्ट में क्या फ़र्क है? सरफेसी जो है, जी। सरफेसी एक्ट देखिए फ़र्क ये है कि और RDBI में फ़र्क है। जी जी, RDBI बना है बैंक के लिए ठीक है, और सरफेसी बना है और ठीक है। अच्छा, ये हम लोग एक जनरल लैंग्वेज में जनरल समझ में ये इंग्लिश इंडस्ट्री जी आई हाँ। थिंक कि पब्लिक के दिमाग में है कि DRT कोड शायद बैंक का अवेलेबल हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये इसीलिए हमने आपको समझाया हाँ। कि सरफेसी बिल्कुल कहे कि borrower के राइट्स को कवर करने के लिए है ठीक है, ठीक है, और जो RDBI है वो बैंक के राइट्स के लिए है। हालांकि जब आप किताबें पढ़ेंगे तो हाँ। दोनों के ही राइट्स किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको एक कम शब्दों में और जल्दी बताने के लिए इस तरह से किया गया है। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि कल बिना जो बैंक के पास क्या ऐसा कोई राइट होता है कि वो बिना कोर्ट को जाए किसी प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता है? इस तरह का राइट बैंक को देखिए, जी बैंक हाँ, कॉन्टेक्ट में रहता जी है हाँ, और क्या करता है इसको इम्प्लीमेंट? हाँ, ऐसा भी होता है हाँ, कि बैंक ने क्या किया, आपकी प्रॉपर्टी पे सिंबॉलिक पोजीशन दी, हाँ, हाँ, सेल नोटिस निकाला, ठीक, आपकी प्रॉपर्टी को बेच दी। ठीक है, आपके पास राइट है कि आप सेम सेल को चैलेंज कर सकते हैं DRT में, ठीक है, साहब मेरी प्रॉपर्टी को गलत बेच दी, ठीक है। इसको नहीं बेचना चाहिए था और ये मेरी सारी चीज़ें इसको आप एक्सप्लेन करके तो ये तो तब है शायद जब आप बरोबर जो है वो इजीली बैंक को कब्जा ले लेता सिंबॉलिक है। पोजीशन की बात कर रहा हूँ, जी, सिंबॉलिक पोजीशन, मैं फिजिकल पोजीशन की बात नहीं कर रहा अच्छा, हूँ, अभी सिंबॉलिक पोजीशन। सिंबॉलिक पोजीशन उनके पास में राइट उनके ऊपर रहता है कि जाने उसको। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कि वकील साहब जो है आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से जो है, जागरूक करने के उद्देश्य से जो है अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। अगर आप लोगों को इस बीच में मान लीजिए खुद का कोई क्वेश्चन है या आपको लगता है कि आपके केस को जो है जो क्वेश्चन या प्रश्न नहीं हम लोग पूछ पाए हैं, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है बताइए, और अगले बार जब वकील साहब के साथ में फिर से चर्चा करेंगे तो उस क्वेश्चन को भी समाहित कर लेंगे।
या आपको उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वकील साहब जैसे बताइए कि मान लीजिए अगर बैंक जो है कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, कि मान लीजिए बैंक गलत तरीके से किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है विदाउट रूल जाके और प्रॉपर इंटीमेशन के बिना, तो इस केस में जो है क्या राइट है आपके बारोबार के पास में? देखिए है क्या कि अगर बैंक जी आपकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, तो आपको करना क्या है, आपको सीधे डीआरटी जाना है। बिल्कुल और डीआरटी में आपको सेक्शन 14 सेक्शन 17 में बिल्कुल अपना मुकदमा फाइल करना है ओके। और अपने राइट्स अपनी सारी चीज़ों को कोर्ट को बताना है। ठीक है ओके। यानी कि आपको बेसिकली जाके एड्रेस करना है यही जी। बात को कोर्ट को, जो इसमें क्या सपोर्टिंग के तौर पे कुछ सबूत क्या क्या इकट्ठा होनी चाहिए जिससे कि देखिए, आपको आप सपोर्टिंग में प्रूफ क्या लगाएंगे कि जी। बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से कब्जा ले लिया है। ठीक है होता क्या है कि बैंक के कुछ रिकवरी एजेंट्स हैं, जी जी वो रिकवरी एजेंट्स बोरोवर को परेशान करते हैं, जी जी उसके घर पे जाते हैं, जी जी चीखना चिल्लाना हाँ ये सब करते हैं और तमाम तरह की बैंक जो नोटिस नहीं भी लगा रहा है वो नोटिस भी लगा दे रहे हैं। तो क्या इनको कलेक्ट करना और इनको जी हाँ, मतलब बिल्कुल, आपको इनको उसको प्रूफ collect करके करना। इनको अपने पास में सबूत के तौर पे रखना। जी बिल्कुल और जरूरी है। क्या वॉइस रिकॉर्डिंग और ये मैसेज के फॉर्म में अगर मान देखिए, मैसेज के फॉर्म में आपके पास कोई हरासमेंट के मैसेज आ रहे जी हैं जी या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आप उसको एज एविडेंस बना के बना रखिए। के जब भी आप डीआरटी में या किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा फाइल करेंगे तो आपको वो दिखाना है। अच्छा इसी दौरान जैसे आपने समझाया कि मान लीजिए बैंक के रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो काफ़ी कस्टमर द्वारा को परेशान करते हैं, तो इस तरह अगर ये लोग मतलब परेशान कर रहे हैं कारोबार को, मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, फ़ोन बार बार कर रहे हैं, धमका रहे हैं, पड़ोसियों को जाके बता रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं जो कि जाहिर सी बात है कि अगेंस्ट द लॉ है। जी हाँ, तो इसको फ़ौरन कैसे कहाँ किस फोरम पे एड्रेस किया जाए कि देखिए, इनको सबसे रेमेडी पहले मिले? अगर आपको इंस्टेंट इसका चाहिए तो इसमें आप क्या करेंगे, आप सीधे बैंक को लेटर एड्रेस करेंगे जी जी कि साहब आपकी रिकवरी कंपनी के जी जी जो रिकवरी एजेंट है जी जी वो हमको परेशान कर रहे हैं। जी होता क्या है कि बैंक के खुद के रिकवरी एजेंट नहीं होते। ठीक है आपने एसबीआई से लोन लिया, ठीक है एसबीआई के रिकवरी कंपनी दूसरी है, ठीक है एबीसी कंपनी, जी जी उसकी जो रिकवरी एजेंट्स हैं हाँ हाँ वो आपको परेशान कर रहे ओके हैं। तो आप फौरन एसबीआई के पास जाएंगे ठीक है लेटर के साथ, आपकी रिकवरी कंपनी के लोग जी मुझे सुबह शाम फ़ोन कर रहे हैं, हाँ शाम में 8-8 बजे फ़ोन कर रहे हैं, 9 बजे फ़ोन कर रहे हैं, जिसमें आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर आप फ़ौरन बैंकिंग लोकपाल में जाएंगे, हाँ हाँ वहाँ जाके आप इसकी शिकायत करेंगे और साथ ही साथ आप डीआरटी जाएंगे। तो ये बैंक को जो शिकायत की जाए तो ये ऐसे किस माध्यम से की जाए कि इसका सबूत भी बाकी रहे, मतलब जैसे ओरली जाके मान लीजिए नेशनल बताता आप है इसको स्पीड पोस्ट करिए। ओके आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस होना चाहिए कि आपने बैंक के साथ कम्युनिकेशन करी किया। है और आपने बैंक को इन्फॉर्म किया है कि आपको परेशान किया जा रहा है। अच्छा ये इस दौरान क्या आरबीआई का भी इंटरवेंशन हो सकता है? जी हाँ, अच्छा बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। अच्छा मैंने बैंकिंग लोकपाल का जो नाम लिया है, जी। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई की ही बॉडी है। अच्छा जी। ओके। अच्छा अगर मान लीजिए बैंक कभी कभी ऐसा करता है या बैंक के जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो काफ़ी कभी मलेशियस लैंग्वेज में या जो अगेंस्ट द लॉ होती है लैंग्वेज में वो लीगल नोटिस बना के दे देते हैं, जबकि वो लीगली वो जो है वो सही नहीं होती है। कभी वकालत के टर्म में भी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी चीज़ें टर्म को वो लोग यूज़ करते हैं जो अगेंस्ट द लॉ है, तो इस कंडीशन में उनको कैसे रिप्लाई किया जाए बैंक को? देखिए, अब आपका जो सवाल है जी जी कि आपके पास जो नोटिस आई है वो जी, गलत है जी, या सही है, जी जी सेम चीज़ को आप चैलेंज करने के लिए हाँ। डीआरटी जाएंगे अच्छा और डीआरटी में जाके उस नोटिस को चैलेंज करेंगे। अगर आपको उस नोटिस में लगता है कि कुछ हेर फेर है, अच्छा कुछ गलतियां हैं या कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही जी है, जी तो आप प्रॉपर चैनल पर जाके डीआरटी में उसको चैलेंज मतलब अगर बैड लॉ है या अगेंस्ट लॉ है जी। कुछ ऐसी चीज़ें बैंक ने यूज़ कर ली हैं जो नहीं कर सकता था तो उसको आप डीआरटी में जी। चैलेंज कर सकते हैं। फिर अच्छा वकील साहब एक चीज़ और बताइए कि ये काफ़ी दर्शकों की भी जो जिज्ञासा रहती है कि नॉर्मली टाइम कितना लगता है डीआरटी में? करेंगे। जो बना है डीआरटी कोर्ट में अमूमन वक्त कितना लगता जी है हाँ, मैटर मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो की शुरुआत में ही जी। आपको बताया था जी जी कि डीआरटी बना ही इसी वजह से था हाँ। कि मुकदमों का निस्तारण जल्द से जल्द जल्द से किया जा जल्द हो सके। जाए बिल्कुल और सर हम मान लेते हैं कि मिनिमम जी 1 से 2 साल का टाइम लगता है और Settle- हाँ डीआरटी में वो मामले का डिस्पोजल डिस्पोजल होने में ओके। अच्छा क्या डीआरटी कोर्ट में भी सेटलमेंट की संभावना रहती है जी कि बिल्कुल, अच्छा जी बिल्कुल ऐसा होता है जी कि डीआरटी में आपका मामला विचाराधीन है, हम्म उसके बावजूद भी हम्म आप बैंक को ओटीएस भेज सकते हैं, हाँ। बैंक के साथ आप सेटलमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाहें
तो आप डीआरटी को बीच में रख के भी ये सेटलमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि जो लोक अदालत होती है सिमिलर तरह की लोक अदालत डीआरटी में भी होती है। अच्छा, आप अपने मुकदमे को लोक अदालत में लड़वा सकते हैं और उस लोक अदालत में आप अपने लोन अकाउंट को सेटल करवा सकते हैं। और सर थोड़ा ओटीएस के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कि ओटीएस का मतलब क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओटीएस का मतलब ये है कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज आपकी पहली किस्त बाउंस हुई है, जी जी आप आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, जी जी। तो आप बैंक को एक वन टाइम सेटलमेंट भेजेंगे, जिसको हम लोग ओटीएस कहते हैं। अच्छा, short form में। बिल्कुल बिल्कुल। आप वन टाइम सेटलमेंट भेजें। जब सर ये बताइए कि जैसे मान लीजिए किसी बारोवर की प्रॉपर्टी इसको नीलाम कर दिया गया है, अभी नीलामी का प्रोसेस हो चुका है मान लीजिए, अच्छा अब इसके बाद भी डीआरटी कोर्ट में जाने से कुछ सफलता मिल सकती है बारोवर को? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी प्रॉपर्टी बैंक में बेच दी जी जी और बैंक में आपकी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी आप डीआरटी जा सकते हैं। क्यों? इन ग्राउंड्स पे भी हो सकता है कि आपकी जो सेल करी गई है कुछ गलत तरीके से करी गई है, अच्छा। आपको नोटिस नहीं दी गई थी, आपको जो रिकॉल नोटिस थी वो नहीं मिल पाई, या सेक्शन 3(2) की नोटिस नहीं मिल पाई, इसलिए भी आप डीआरटी जा सकते हैं प्रॉपर्टी की सेल होने के बाद। ओके सर, कि लोगों में जैसे एक बहुत गलतफहमी रहती है लोगों के बीच में कि डीआरटी में मतलब हमेशा बैंक की सुनवाई सुनी जाती है और बैंक डीआरटी कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है, फिर पैसे की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है। तो क्या ये अवधारणा जो है वो आप तो सही मानते हैं या वाकई में आपने देखा है अपने टेन्योर के दौरान, वकालत के पेशे के दौरान, कि लोगों को भी आपने उनके हक में फैसला होते हुए देखा है? कुछ बता पाएंगे कि क्या रेशियो नहीं, रहता ऐसा है? बिल्कुल कहना जी, गलत है जी जी कि डीआरटी सिर्फ बैंक का ही फेवर करती है, हाँ क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी रहे हैं डीआरटी में हाँ जिसमें डीआरटी ने प्रॉपर्टी बिकने के बाद जी, पूरी पूरी सेल क्रैश कर दी है। मतलब पूरी सेल को रद्द कर दिया है बैंक दिया की, है। जनरल भाषा में बैंक कहते की हैं गलती अगर निकलती है बैंक गलती है तो, और तो वो कोर्ट जी जी वो मतलब किसी ये का फेवर जी नहीं, वो किसी का फेवर नहीं कर रही है। मतलब ये अवधारणा कि बैंक डीआरटी में बैंक साइड ही हमेशा विन करता है, नहीं। ये आपके हिसाब से सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अच्छा वकील साहब कुछ प्रोसेस बता दीजिए डीआरटी का कि जैसे मान लीजिए तो जो ऑनलाइन प्रोसीजर होता है कैश फाइलिंग का या ऑफलाइन होता है या कैसे देखिए, इसका? पहले डीआरटी में भी सिर्फ ऑफलाइन ही फाइलिंग होती थी, जी लेकिन अभी कुछ सालों से डीआरटी में भी ऑनलाइन फाइलिंग का प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। ओके तो डीआरटी की वेबसाइट जी जी उसके ऊपर आपको अपना मुकदमा प्रोफाइल करना होता ओके है और फिर सेम मुकदमे की हार्ड कॉपी को आपको कोर्ट में फिर समझ रहा हूँ। डीआरटी का जो डिसीजन आता है कोर्ट में, कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो क्या ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जो डीआरटी का आपका मुकदमा होता है जी जी वो पूरा आप उसकी वेबसाइट पे मॉनिटर कर सकते हैं। क्या डीआरटी में तो जो है ऑनलाइन प्रोसीजर जो है संभव है? जी हाँ बिल्कुल। और डीआरटी में जो मुकदमों की फाइलिंग होती है जी वो पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। ठीक है आप अपना मुकदमा फ्रॉम द डे वन जी जी डीआरटी में लॉन्च कर सकते हैं। हाँ। वेबसाइट पर जाके ओके अपना केस नंबर आप अपने काउंसलर से पूछिए, हाँ। आपको आपका काउंसलर आपका केस नंबर बताएगा, ओके आप अपने केस को फ्रॉम द बिगिनिंग मॉनिटर कर सकते हैं। ओके आप अपना ऑर्डर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर मुकदमे का नंबर मिलेगा, जिस मुकदमे के नंबर को लेके आप आगे बढ़ेंगे और अपने मुकदमे को मॉनिटर करेंगे। मतलब केस का जो पूरा स्टेटस है वो आप ऑनलाइन भी इसको विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जी जब हाँ, आप बिल्कुल। कहीं हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस किस जी, स्टेज में मेरे हो रही केस है। में क्या प्रोसेस हुआ, एडवोकेट क्या साहब या प्रोसीजर हुआ। जो छोटे लेवल के जो जैसे व्यापारी होते हैं, ठीक है, मीडियम लेवल के व्यापारी और जो आम उपभोक्ता होता है, छोटे मामले होते हैं 10 लाख 15 लाख 10 इनके अंदर के होते हैं, इनमें भी क्या डीआरटी जाना प्रासंगिक है और इसमें बिल्कुल, सफलता मिलती देखिए, है? जी हाँ, बिल्कुल। जी जी डीआरटी कोई अलग दुनिया में नहीं है। जी ओके डीआरटी कोर्ट है, ओके आप उस कोर्ट में अपनी ग्रीवांस लेके जा सकते हैं। क्या यूँ कहें कि जिसका 20 लाख रुपए का लोन है, क्या बैंक उसी के साथ गलती करेगा? सही 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 अब जिसका 10 लाख रुपए का लोन है उसमें भी कुछ गलती हो हो सकती है, सकती है, बिल्कुल हो सकती तो भाई वो भी अपनी बात लेके कोर्ट पहुँचेगा, अपनी बात कहेगा कोर्ट में। तो ये कहना है कि छोटे मुकदमे हों तो डीआरटी नहीं जा सकते हैं, बड़े मुकदमे हों तो डीआरटी ही जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डीआरटी जा सकते हैं, आप डीआरटी में अपना मुकदमा फाइल कर सकते हैं, आप बैंक के साथ सेटलमेंट भी कर सकते हैं, आपके सारे राइट्स खुले हैं। जब वकील साहब क्या कंपनसेशन का भी कुछ प्रावधान है कि मान लीजिए जो जैसे व्यक्ति जो है डीआरटी के प्रोसेस में जाता है तो वो उसका पक्ष भी मान लीजिए पहले से ही सही था और बाद में डीआरटी कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया, माना, नहीं, और देखिए, तो क्या उसको जो उसका इस हरासमेंट तरह हुआ से है नहीं, इस या तरह से जी तो ऐसा कुछ अभी नहीं होता है। टाइम बर्बाद हुआ या नहीं, वकील साहब को फीस दी ये सब तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका वो नहीं निकलेगा, हाँ, उसके लिए अलग से सूट डाल सकता आप है? उसके लिए अलग से सूट फाइल करेंगे। ओके। अगर बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज किया है हाँ हाँ या कोई ऐसी कार्यवाही
उस दौरान हुई है जिस दौरान ये प्रोसीडिंग चल रही थी, हाँ तो आप बैंक के खिलाफ काउंटर क्लेम फाइल कर सकते मतलब बैंक घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके संबंध में जो है डीआरटी कोड का फैसला बनाता है। बाकी जैसे डिफेमेशन हो गया या बाकी नहीं, उन सब चीज़ों पे- कॉम्पनसेशन हो गया वो आप हैं। हाँ, अलग उसके लिए आप अलग फोरम में आरबीआई या अलग फोरम में आप जाके कर सकते डीआरटी से बेसिकली दो ही चैनल पे काम करता है, एक सरफेसी है और एक आरडीआर। हैं। अच्छा वकील साहब एक चीज़ बताइए कि डीआरटी में और एनसीएलटी में क्या फ़र्क होता है? कि दोनों ही गवर्नमेंट द्वारा ही संस्थाएं हैं, ठीक है? देखिए डीआरटी जो है हाँ। वो बैंक से रिलेटेड मामलों का और जो बोरोवर है उससे रिलेटेड मामले, एनसीएलटी का क्या मसला है? हाँ एनसीएलटी जो बना हुआ है वो बना है कंपनीज के लिए, ओके जो कॉर्पोरेटिव बॉडीज हैं हाँ। उनके लिए, हाँ। तो आप एनसीएलटी में जाएंगे। मतलब जो बेसिकली मोटा मोटा समझाया जाए ये कंपनीज का मैटर्स जी होगा हाँ, जो companies वो का matter है। एनसीएलटी द्वारा सेटल हाँ, होगा NCLT द्वारा और जो जो बड़ी companies का है। जो बोरोवर्स और बैंक के जो बीच का छोटे मामला है borrowers, हाँ हाँ। वो आप डीआरटी कोड में। अच्छा किसी व्यक्ति को वकील साहब जब डीआरटी की नोटिस मिल जाती है मान लीजिए तो सबसे पहले फिर उसको क्या अभी मान लीजिए बैंक गया डीआरटी बंदा या बोरोवर अभी नहीं गया है डीआरटी बैंक ने मूव ऑन किया है और डीआरटी की तरफ से कोई नोटिस आ गई है अब वो बोरोवर को काउंटर करना है डीआरटी में जाके तो अभी उसका क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए मैंने आपको शुरुआत में भी इसके बारे में बताया था जी 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 कि अगर बैंक ने हाँ हाँ आपके खिलाफ मुकदमा डीआरटी में फाइल कर दिया है तो आपके पास क्या रेमेडी है? हाँ आप क्या करेंगे? आप फौरन अपने काउंसिल से कंसल्ट करेंगे ओके और आप उसमें अपना वकालतनामा फाइल करवाएंगे। ओके विद इन अ टाइम आपको उसमें अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करना होंगे ओके अगर बैंक ने आपके खिलाफ डीआरटी में कोई सूट फाइल किया। वकील साहब ये चीज़ बताइए कि मान लीजिए सर्फेसी एक्ट के थ्रू जो है बैंक के फेवर में डिसीजन हो चुका है और बैंक जो है वो नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है उसने नीलामी के लिए बाकायदा नोटिस भी लगा दी है और उसने जो है नीलामी के लिए कोई बायर भी ढूंढ लिया है और इस दौरान क्या डीआरटी में जाने से क्या स्टे मिल सकता है और अगर मिल सकता है तो क्या वो नीलामी रोकी जा सकती है या बैंक उस नीलामी प्रक्रिया को चालू रखेगा? उसका थोड़ा सा समझाइए कि मतलब वो नीलामी रोक सके और बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताऊँ, जी जी होता ये है कि आपके खिलाफ सरफेसी का ऑर्डर आ गया, ठीक है बैंक ने सरफेसी जीत ली ठीक है और बैंक ने कब्जे की प्रोसीडिंग शुरू कर दी, ठीक है बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा भी ले लिया। ठीक है अब आपका कहना है कि आपकी प्रॉपर्टी बेची जा रही देखी जा रही है ठीक है है, इस सूरत में आप डीआरटी जा सकते हैं। ठीक है मान लीजिए कि बारोवर जो है वो पैसे का इंतजाम कर रहा है तो टाइम ये चाहिए ये कोई ग्राउंड नहीं है स्टे लेने का। जी क्या आपने बैंक के साथ कोई कन्वर्सेशंस करी थी? हाँ हाँ क्या आपने बैंक को कोई प्रपोजल कभी दिया था? ठीक है। तो आपसे क्यों नहीं अगर मान लीजिए ऐसा भी कई केसों में देखा गया है कि मान लीजिए 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है जी। या 15 लाख का मैंने मकान क्या है कहा? जी मैंने कहा कि ना कि अगर बैंक ने प्रोसीजर को अडॉप्ट करने में कोई गलती करी है हाँ हाँ तो उन आपको स्टे भी मिल जाएगा आपको। नहीं मान लीजिए बैंक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है जी। और बैंक का सारा लोन मिला के भी 1 करोड़ रुपये निकल रहा है मान लीजिए और बैंक उस प्रॉपर्टी को हमारी 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 5 लाख दिखा के उसको अंडर वैल्यूड में जो है वो बेच रहा है तो हमारा तो पूरा पूरा नुकसान हो रहा है ना 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी 1 करोड़ में आप प्लीडिंग लेके कोर्ट में जाइए। अच्छा हाँ, प्लीडिंग लेके कोर्ट में तो जाइए। ये इस गवर्नमेंट को लेके या इस सब्जेक्ट को लेके हम डीआरटी जा सकते हैं ना जी हाँ, कि बिल्कुल आप जा अंडर सकते हैं। वैल्यूड मेरी वैल्यूड प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। ओके उस वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को कम दाम में बैंक बेच रहा है, उसकी फ्रेश वैल्यूएशन नहीं निकलवाई है। आपको किसी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलवाना है, करंट Okay. वैल्यू निकलवाना है। Okay. उस करंट वैल्यू को लेते हुए आपको डीआरटी में अपना सूट फाइल ओके सबसे ये एक चीज़ और नहीं है लोग अमूमन ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी जो है बहुत ऐसे लोग हैं वो जो सीधा लोन ले लेते हैं तो लोन लेने के प्रोसीजर के दौरान ही क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बार बार क्योंकि ताकि ये दिक्कतें कम से कम सामने आए। देखिए पहले तो जब लोन होते थे जी तो ज़्यादातर पेपर पेन का काम चलता था। अब जी। तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। जी जी लेकिन तभी लोगों से ये कहा जाता था कि अपने पेपर्स की ज़ेरॉक्स करवा के रखें, ठीक है अपने पेपर्स को अच्छे से पढ़ें, अपना लोन एग्रीमेंट को पढ़ें, अपना मॉर्गेज एग्रीमेंट को पढ़ें, जो भी आप कागज़ बैंक के साथ साइन कर रहे हैं उन कागज़ों को आप पढ़ें और सारी चीज़ों की एक सेट कॉपी अपने पास करा के हमेशा। अच्छा अपनी प्रैक्टिस के दौरान आपने वकील साहब कुछ ऐसे मामले कोई देखा जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जिसमें आपने मतलब कि बैंक का लगभग प्रॉपर्टी बैंक के पास जा ही रही थी और वो फिर जो है वो देखिए केसों कोर्ट का के नाम नहीं लेंगे। नहीं नाम नहीं मतलब ऐसे जी हाँ, ऐसा होता है। हम्म, अभी कुछ टाइम पहले भी एक केस था अपने पास जी 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 जिसमें हम लोगों ने बैंक के पास सेक्शन 14 का ऑर्डर था, ओके बैंक प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने जा रहा था। जी जी
बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने बोरोवर्स के राइट को बैंक कोर्ट में रखा ओके और हमको फेवरेबल ऑर्डर भी मिले हैं। ओके लेकिन मतलब ये आपने पहले ही जैसे बताया है कि बीआरटी के माध्यम से ओटीएस के माध्यम से भी संभव है, मतलब आप बीआरटी को भी इसको अलाउ करता है। अच्छा आप बोले क्या जितने दिन आप से प्रैक्टिस होते करते करते आपको वकालत कुछ आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि जिसमें कि लगता है कि कुछ प्रोसेस में और स्मूथनेस या फाइंडिंग ट्यून होना चाहिए बीआरटी के प्रोसीजर देखिए, में? हम किसी हाँ। जुडिशियल ऑफिसर के लिए तो हाँ नहीं नहीं कुछ प्रक्रिया जैसे हो जाए नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन या कुछ ऐसा? हाँ, काफ़ी जी। चीज़ें ऑनलाइन अब डीआरटी में हो गई जी हैं। जी आप बीसी के थ्रू कोर्ट से जोड़ सकते हैं। ओके आप अपने मुकदमे को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके क्या मुकदमा किस स्टेज पे है, क्या ओके। चल रहा है, ये सारी चीज़ों को आप मॉनिटर कर सकते हैं। कोई ऐसी आखिरी क्वेश्चन जिसमें आप दर्शकों से कुछ अपना व्यक्तित्व बताना? ये डीआरटी या बैंक या सरफेसी या आरटीआई, आप अपने दिमाग से सबसे पहले तो एक चीज़ ये निकालें कि अगर आपने लोन लिया है तो वो लोन डिफ़ॉल्ट ही होगा। खुदा न खास्ता आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो भी गया है तो आप आगे प्रोसीडिंग्स में ना जा रहे हैं। क्यों? आपके दिल में ये डर है कि मेरे फेवर का ऑर्डर ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डीआरटी मूव कर सकते हैं फ़ौरन, और डीआरटी आपके तथ्यों को देखेगा, उसके बाद ही किसी निर्णय पे तो दोस्तों जैसा कि आपने समझा कि वकील साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से बीआरटी के सारे प्रोसीजरों को समझाया, ठीक है। आप लोगों ने ये भी समझा कि कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस प्रक्रिया के दौरान आते हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जैसा कि एक इन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी बताई कि एक जो अवधारणा है कि बीआरटी सिर्फ बैंक के ही फेवर के लिए बना गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीआरटी से गाँवों को भी कई कई केसों में फ़ायदा मिला है और मिलता रहा है। तो आप लोग इसको इस प्रक्रिया के दौरान या इस वीडियो में आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं या आपके क्वेश्चन रह गए हैं, तो इसमें हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से या मेल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। वकील साहब से इसका जवाब लेके आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप लोगों की जो है जिज्ञासा और रही तो फिर इसमें एक लाइव सेशन भी आगे हम वकील साहब के साथ में करेंगे। दर्शकों इस तरह से अपना प्यार बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है हमको आगे शेयर करते रहिए। जय हिंद जय भारत।